आज हम पढ़ने वाले इवोल्यूशन चैप्टर। आज एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नोट्स के थ्रू काफ़ी कुछ बता दूंगा जो आपको हेल्प करेगी एनसीईआरटी को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एनसीईआरटी में बहुत सारी टाइमलाइंस दी, तो मैंने उस सारी टाइमलाइंस को जो इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में वो उनको एक जगह मैंने नोट कर दिया। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। पहली बात ये याद रखना है कि 1 बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है कि कभी मिलियन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी बिलियन से। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि बिलियन और मिलियन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इवेंट होता है वो 20 बिलियन ईयर एगो होता है। क्या होता है वो? यूनिवर्स फॉर्म्ड। यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन होता है एनसीईआरटी के हिसाब से 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था। देन क्या हुआ? 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये क्या बताया जा रहा है कि 4 के ईयर्स अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बिलीफ्स। अब एनसीईआरटी में ये भी बताया गया कि रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग कब हुआ था फॉर्मेशन अर्थ का? वो हुआ था 4000 साल पहले, जबकि एक्चुअल में कब हुआ है? 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, अब ये जो रिलीजियस बिलीफ था यहाँ पर, उसको क्या बोला जाता है कि 4 के ईयर्स एगो फॉर्मेशन हुआ था अर्थ का? उसको बोला जाता है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ क्रिएशन ये बोला जाता है। देन आफ्टर दैट 4.5 बिलियन एगो के बाद 4 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ कि लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ये किसके रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है? अभी प्रेजेंट टाइम के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है। अभी से 4 बिलियन ईयर एगो ये इवेंट हुआ। ठीक है, ये अभी के हिसाब से बताया जा रहा है। क्या हुआ? 4 बिलियन ईयर एगो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ अपीयर्ड। लाइफ एक्टिविटीज़ मतलब ये नहीं कि कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म चलने लगा, मछली हुआ या हाथी घोड़ा कुछ भी चलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। लाइफ मतलब लाइफ एक्टिविटीज़ अपेयर हुए। वो क्या अपेयर हुए वो धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 3 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ कि नॉन सेलुलर ऑफ लाइफ ऑकर्ड। ठीक है, 3 बिलियन ईयर एगो क्या शो हुआ कि नॉन सेलुलर फॉर्म जो था लाइफ का वो दिखा। माइक्रोस्पोर्स जिनको कोएजरवेट्स भी बोला जाता है वो दिखना शुरू हुए। देन 2 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ कि सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ इन वाटर इस ऑब्जर्व। तो एग्जैक्टली जो वाटर में जो लाइफ ऑब्जर्व हुआ कब हुआ? वो 2 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, और एक टाइमलाइन दिया हुआ कि 1953 में एस एल मिलर नाम के साइंटिस्ट ने, यूएस साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो काफ़ी मतलब सपोर्टिंग रहा कि ये बताने के लिए लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ये दिया जाता है कि लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वहाँ पर एक चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग लिखी गई है कि ये 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लिखा हुआ है। तो वो यहाँ से कंफ्यूज मत हो ना, वो सेम चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ एंड 4 बिलियन ईयर एगो लाइफ अपेयर हुआ। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 0.5 बिलियन का डिफरेंस हुआ। और 0.5 मतलब क्या हो जाएगा? 500 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, 1 बिलियन इजकल टू 1000 बिलियन, तो 500 मिलियन क्या हो जाएगा? 0.5 बिलियन हो जाएगा। सो ये डिफरेंस क्या बता रहा है कि जब लाइफ अपेयर हुआ उसके 500 मिलियन ईयर पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि बहुत सारे इवेंट हो गए, बट अब थ्योरीज ऑफ लाइफ दिए जाने लगी। लाइफ आकर हो गया अर्थ पे। अब बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो अपने अपने थ्योरीज देने लगे। रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से भी बहुत सारी थ्योरी आई, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा। तो बहुत सारी थ्योरीज ऑफ लाइफ आई, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक 1 और 2 नंबर लिखा हुआ, ये अलग अलग, बट ये सेम है। मैंने गलती से वो सेम अलग अलग लिख दिया, बट सेम है। ये क्या बता रहे हैं कि स्पोर के थ्रू लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ये कौन मानते थे? अर्ली ग्रीक थिंकर्स मानते थे। ठीक है, अर्ली ग्रीक थिंकर्स बोलो या फिर एस्ट्रोनॉमर बोलो, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर बोलो, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पैन स्पर्मिया का। किसका कॉन्सेप्ट दिया? पैन स्पर्मिया का। ये एनसीईआरटी में सारे लाइन मिल जाएंगे, ये कहीं बाहर से नहीं लिखा हुआ है, सारे एनसीईआरटी से उठाए गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? अर्ली ग्रीक जो एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि स्पोर के थ्रू लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। वो उन्होंने पैन स्पर्मिया का नाम दिया, जो दूसरे प्लैनेट से अर्थ की ओर मूव किया था। ठीक है, देन दूसरा क्या आया? उसके बाद आया स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बताया गया कि लाइफ फ्रॉम डिकेइंग रोटेन मैटर्स, जो भी सड़े गले पदार्थ थे, चीज़ें थे, उनसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, या बोलो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, जो मरे हुए ऑर्गेनिक मटेरियल थे उनके थ्रू लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ये था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का थ्योरी। इसमें एक्चुअली में क्या बोला गया था कि रैंडम किसी ने अपना भीगा हुआ कपड़ा रखा था गेहूँ के ऊपर, तो वहाँ से अब गेहूँ या चावल कुछ भी रखा हो वहाँ चूहे तो आएंगे ही, जाहिर सी बात है। तो वो जो उन्हें दिखा गया तो उन्होंने ये थ्योरी बना दी कि उनके पसीने से भरे कपड़े और गेहूँ से मिलकर चूहा निकल गया। ये काफ़ी स्टूपिड लगेगा आपको, बट ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला था अपने टाइम पे। या फिर उन्होंने क्या किया कि टायर में बहुत बार पानी भर जाने से मच्छर वगैरह आ जाते हैं, तो उनसे उन्होंने कॉन्सेप्ट लगा लिया कि वहाँ गंदगी थी, रॉटेन डेड मटेरियल थे, और वहाँ वाटर था, तो उसकी वजह से मॉस्किटोज़ का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, बट इस इन सारों को डिसअप्रूव किया गया आगे के थ्योरीज में, तो उनको हम देखने वाले हैं। तो फोर्थ थ्योरी आई, दैट्स थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दिया था? ये दिया था आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया था लुइस पास्चर ने।
ठीक है। लुईस पास्चर ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के बाद में। क्या था यहाँ हम देखने वाले, लुईस पास्चर बाय केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कह रही थी कि लाइफ जो होता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से आता है, ठीक है। बट लुईस पास्चर ने इसको डिसअप्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। सो लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें उन्होंने क्या लिया, एक स्टेरिलाइट फ्लास्क लिया, मतलब ऐसा फ्लास्क जिसमें पहले से कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इंसेक्ट कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसको क्लोज कर दिया गया। तो उसमें क्या देखा उन्होंने कि जो मरा हुआ ईस्ट था, किल्ड ईस्ट, वो उसमें लाइफ वापस नहीं आया, ठीक है, वापस दूसरा ईस्ट उससे प्रोड्यूस नहीं हुआ। जबकि उन्होंने एक ओपन फ्लास्क लिया, यहाँ पर दिया नहीं क्लोज फ्लास्क के बारे में, पर एक्चुअली में आप एक्सपेरिमेंट को पढ़ोगे डिटेल में दूसरी किताबों में तो वो मिल जाएगा आपको। इसमें डायरेक्ट दे दिया कि ओपन फ्लास्क में जब रखा गया ओपन एयर में फ्लास्क को, तब वहाँ से तब वो स्टेलाइज नहीं था, ठीक है, ओपन एयर में था, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया या कोई भी इसमें आ ही जाएगा। तो उससे क्या हुआ, न्यू लाइफ का एरोज हुआ, दैट्स कॉल्ड द बायोजेनेसिस थ्योरी। मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ अगर होगी वहाँ पर, तभी वहाँ पर लाइफ का जनरेशन होगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो पहले साइंटिस्ट ने दिया था वो डिसअप्रूव हो गया। सो हमने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो लुईस पास्चर ने दिया था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी जो दी थी वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, एक हेल्डा ने और दूसरा आपका ओपेरियन, ठीक है। अब इसको मैंने एक ट्रिक से याद करवाना चाहा है कि हीरो, इसे क्या बताना चाह रहा हूँ, हीरो एच से हेल्डा ने यानी ई से इंग्लैंड, ठीक है, आर से रसिया एंड ओ से ओपेरियन। तो ओपेरियन जो साइंटिस्ट जो थे वो कहाँ से थे, रसिया से थे, और जो हेल्डाने थे वो इंग्लैंड से थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से साइंटिस्ट कहाँ से थे, इसलिए इसका ट्रिक है हीरो, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि लाइफ जो होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आता है। अब ये जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लिविंग ऑर्गेनिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कहाँ से आते हैं, फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। अब वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से बनते हैं, ठीक है, ये इन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट करके। उसके बाद इसमें कंडीशन क्या क्या दी गई थी, कंडीशन इन्होंने दी थी कि इसके लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आनी चाहिए, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जैसे मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा होनी चाहिए, तभी लाइफ का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन उन्होंने दी। अब यहाँ लिखा हुआ कि B to A होना ही केमिकल इवोल्यूशन कहलाता है। उनकी थ्योरी का नाम जो है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बोला गया, बट एक्चुअल में केमिकल इवोल्यूशन किसको बोला जा रहा है। सो जो बी स्टेप था यहाँ पर, यानी फॉर्म इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाना, इसी को बोला जाता है केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। क्या बोला मैंने, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाना, दैट्स कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन, जो बाद में जाके एक्चुअल में लाइफ को फॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट थे मिलर। अब देखिए 6th नंबर चल रहा है एक्चुअल में, या 5th नंबर बोलो, जो लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो बताने के लिए ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो एस एल मिलर ने किया था, जो मैंने यहाँ बताया था 1953 में उन्होंने परफॉर्म किया था, ठीक है, 1953 में, उनके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने बताया कि ये सारे गैस जो अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, इनको 800 डिग्री सेंटीग्रेड के थ्रू पास किया गया, तो अमीनो एसिड एंड ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सारे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये किसके अंडर किया गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज्ड फ्लास्क, ठीक है। अब सिमिलर एक्सपेरिमेंट डन टू फॉर्म शुगर, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट, फैट एक्सेट्रा। एग्जैक्टली वो लाइफ फॉर्मेशन का थ्योरी के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे, क्योंकि नाइट्रोजन बेस का फॉर्मेशन हो चुका है। नाइट्रोजन बेस ही जो होते हैं वो डीएनए का जो बेस होता है बेसिकली, ठीक है। फैट्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स बनते हैं, जो वो फैट्स यहाँ से आ जाएगा, ठीक। एंड और एक क्या चीज़ मिला कि मेटेरियोइड जो दूसरे प्लैनेट से आ रहे थे, एनालिसिस ऑल्सो शो द सेम कंटेंट, मतलब मेटेरियोइड्स में भी सेम कंटेंट्स मिले जो यहाँ पर उन्होंने फॉर्म किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब ये जो थ्योरी थी मिलर एक्सपेरिमेंट की जो उन्होंने दी थी, ये किसको सपोर्ट करता है, ये 5th नंबर जो मैंने यहाँ थ्योरी दी है उसको सपोर्ट करता है। 5th थ्योरी क्या थी, थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी, ये इसको सपोर्ट करता है जो हेल्डानी और ओपेरियन ने दी थी, ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजेक्टेड थ्योरी। जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी थी वो कंजेक्टेड थ्योरी थी, टूटी फूटी थ्योरी थी, वो कंप्लीट नहीं थी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये पहली सपोर्ट थ्योरी थी, ठीक है। अब आते हैं डार्विन के बारे में पढ़ते हैं। डार्विन जो थे उन्होंने क्या किया कि HMS बीगल एक शिप थी, ठीक है। मैंने ज़रूरी डिटेल्स को सिर्फ लिख दिया है, पूरे हर एक चीज़ को नहीं नोट किया, एग्जैक्ट में जो MCQ में पूछा जा सकता है वो मैंने लिख दिया है।
ठीक है। तो HMS बीगल शिप में उन्होंने सैर किया था, जिसके थ्रू वो गैलापागोस आइलैंड गए थे। ठीक है। चैलेंज स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी जो दिया था पहले लोगों ने, ये वाला, ये रिलीजियस लोगों ने दिया था स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, वो आपको NCERT में मिल जाएगा, उसे चैलेंज किया था। ठीक है। एग्जैक्टली में डार्विन फिंचेस, डार्विन की जो थ्योरी था उसमें उन्होंने किसका यूज़ किया था, डार्विन फिंचेस। ये किसको बोला जा रहा है, ब्लैक बर्ड्स को एग्जैक्टली बोला जा रहा है। ठीक है, डार्विन फिंचेस। सेम वर्क एट सेम टाइम बाय अल्फ्रेड वालेस इन आर्चिपेलागो। अब जो डार्विन जो काम कर रहे थे वो सेम काम अल्फ्रेड वालेस नाम के एक साइंटिस्ट ने भी किया था आर्चिपेलागो नाम की जगह पर। ठीक है। अब ये इंस्पायर्ड किससे थे, मतलब इनसे पहले किसी ने काम किया होगा डार्विन से, तो इंस्पायर्ड बाय थॉमस मैल्थस, ऐसा लिखा गया है NCERT में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो डार्विन ने अब क्या क्या बात बताई उसको हम जानने वाले हैं। इन्होंने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन होता है। ठीक है। फिर फिटनेस रिफर्स टू अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो डार्विन ने ये बताया कि जो फिटनेस होता है वो अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बोला जाता है। ठीक है। और क्या बताया उन्होंने कि लिविंग फॉर्म्स हैव सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम एंड दोज एग्जिस्टेड मिलियन ईयर एगो। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज जिंदा है वो उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, और उनसे पहले जो काफ़ी मिलियन ईयर एगो थे उनमें भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। तो इतना डिटेल आपको डार्विन के बारे में याद रखना है कि वो कौन से शिप में गए थे, उसके शिप का नेम क्या था, कौन से आइलैंड में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्चुअल किसको बेस बनाया, डार्विन फिंचेस यानी ब्लैक बर्ड्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अपना थ्योरी दिया था। ठीक है। और साथ में अल्फ्रेड वालेस जो थे सेम उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जैसे डार्विन ने किया था। और डार्विन का जो ये था क्या बोलते थ्योरी थी वो किससे इंस्पायर थी, थॉमस मैल्थस से। ठीक है। अब एक लाइन लिखी हुई थी NCERT में कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है अर्थ की, वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री से काफ़ी कोरिलेट करती है। ठीक है, ये लाइन से क्वेश्चन बनती है तो आप इसको याद रखना। ठीक है। अर्नस्ट हैकेल जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट देते हुए इवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स। उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे कॉमन फीचर देखे जाते हैं जो वर्टिब्रेट्स में, जो कि उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं बट एडल्ट में वो एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या एग्जांपल दिया कि द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इन इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप ए रॉ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। तो हम लोग जानते हैं जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे डॉर्सल हॉर्नर कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, देन फेरिंगियल गिल स्लिट्स जो कि उन्होंने बताया गिल स्लिट्स के बारे में, और एक होता है पोस्ट एनल टेल। तो उन्होंने एक फीचर के बारे में बताया कि वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड बट इट इज़ ए फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश। जो सारे वर्टिब्रेट्स में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं गिल स्लिट्स, बट वो फंक्शनल होते हैं एडल्ट होने के बाद सिर्फ फिश में, बाकी सारे वर्टिब्रेट्स में नहीं होते। नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स। ठीक है। बट इसको डिसअप्रूव कर दिया कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। किसने डिसअप्रूव किया, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। उन्होंने क्या कहा कि दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। उन्होंने ये बताया कि एक एनिमल का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वो दूसरे एनिमल के एम्ब्रियोनिक स्टेज से पास नहीं करता। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन के लिए किसने दिया था, आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है, कैसे दिया था वो मैंने बता दिया। उसको डिसअप्रूव किसने किया था, वो डिसअप्रूव किया था कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। क्यों किया था, क्योंकि एज एडल्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो आर नॉट सेम। ठीक है, इस तरह से दिया था। तो ये आपको मेन याद रखना है किसने दिया था और किसने डिसअप्रूव किया था। अब आते हैं हम एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़। जितने भी ऑर्गेनिज्म आज प्रेजेंट है सब में कुछ एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि एनाटॉमिकल सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इन्हें क्या बोला गया है, होमोलोगस ऑर्गन बोला गया। मतलब जो देखने में सेम स्ट्रक्चर थे उन्हें होमोलोगस ऑर्गन बोला गया। ये क्या बताते हैं कि इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब इनके जो पूर्वज थे जिनसे इनका प्रोडक्शन हुआ वो सेम थे। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि अडेप्टेड टू डिफरेंट नीड्स, अभी डिफरेंट डिफरेंट काम के हिसाब से अलग अलग चीज़ों में बढ़ गए। ठीक, तो इसे बोला गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इस टाइप के इवोल्यूशन जिसमें जिनका स्ट्रक्चर सेम हो,
ठीक है, उनका एंसेस्टर सेम हो बट डिफरेंट डिफरेंट काम में वो जिन डिफरेंट डिफरेंट काम वो करते हो उसको बोलेंगे हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अब एक इसका एग्जांपल क्या है, कैसे होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। एग्जांपल के लिए जैसे एक्सिलरी बर्ड जो प्लांट्स में पाया जाता है वो उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है। ठीक है, इसलिए उन्हें होमोलोगस ऑर्गन बोला जाता है, पर वो डिफरेंट डिफरेंट काम करती है। जैसे टेंड्रिल्स बन जाती है कहीं पर, ठीक है, कहीं टेंड्रिल्स बन जाती है तो कहीं थ्रोन्स बन जाती है। अब आता है नेक्स्ट, वेल्स, बैट, कैट, चीता, मैन हैविंग सेम फोर लिम्ब। अब ये जो एनिमल्स है, वेल्स, बैट्स, कैट, चीता, मैन, इन सब में एक फोर लिम्ब होता है। ठीक है, उनका बोन स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है, पर सबका जो काम होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, फोर लिम्ब का काम सारे एनिमल्स में, वेल में तैरने का होगा, बैट्स में उड़ने का होगा, चीता में भागने का होगा, मैन में कुछ और काम करने का होगा। ठीक है, इस तरह से सबका काम अलग होता है बट स्ट्रक्चर सेम होता है। इनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमिकल डिसिमिलर, जो कि एनाटॉमी में डिसिमिलर हो, यानी दिखने में सेम नहीं हो बट काम सेम करते हो, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस उनको बोला जाता है जिन जो काम सेम करते हैं, फंक्शन सेम करते हैं, परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन अडेप्टेड फॉर सेम नीड्स। अब अलग अलग ऑर्गन थे, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एनाटॉमिकल डिसिमिलर है, अलग अलग ऑर्गन है बट काम सेम काम के लिए वो अडेप्ट हो गए, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोला जाएगा इसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। अब इनका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे काफ़ी डिसिमिलर होगा, पर दोनों क्या काम में आ रहे, फ्लाइंग के काम में आ रहे। बटरफ्लाई भी इससे फ्लाई कर रहा है एंड बर्ड्स भी क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों एनाटॉमिकल डिसिमिलर है, होमोलोगस नहीं है पर एनालॉगस है। ठीक है, काम सेम कर रहे हैं। सेम आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, हमारे आई और ऑक्टोपस क्या है, दोनों सेम काम के आते, पर उनका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी डिसिमिलर होगा। देन फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स, ये दोनों एनालॉगस है। देन स्वीट पोटैटो भी रूट मॉडिफिकेशन से बना, स्वीट पोटैटो जो होता है और एक पोटैटो होता है। ठीक है, दोनों का काम क्या होता है, दोनों का हम फूड के काम में आते हैं। ठीक है, खाने के काम में आते हैं, बट ये रूट का मॉडिफिकेशन है और ये जो है स्टीम मॉडिफिकेशन है। ठीक, यानी दोनों का ओरिजिन जो है, एंसेस्ट्री जो है डिफरेंट है, होमोलोगस नहीं है वो, पर काम दोनों सेम कर रहे हैं, दैट्स एनालॉगस है। तो इन दोनों को याद करने का कोई ट्रिक नहीं दिया मैंने, पर आप इसको जनरली समझ सकते हो कि जिधर भी आपको दिखेगा कि वो काम सेम कर रहे हैं, यानी जैसे बटरफ्लाई के लिए मैंने बोला विंग्स है, बटरफ्लाई और बर्ड्स के लिए, ऑक्टोपस मैमल्स के लिए आईज है, वो देखने का काम कर रहे हैं, काम सेम कर रहे हैं ना। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन दोनों काम सेम कर रहे हैं तैरने का। ठीक है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो में क्या होता है कि दोनों हम लोग के फूड के रूप में काम आता है, काम दोनों का सेम है बट ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है। वही आप देखोगे होमोलोगस में, यहाँ पर टेंड्रिल्स एंड थ्रोन्स दिखने में सेम है, नहीं है। ठीक है, सॉरी, काम सेम है, थ्रोन्स का काम और टेंड्रिल्स का काम सेम है, नहीं है सेम, बट वो दिखने में काफ़ी सेम दिखते हैं। ठीक है, दैट्स एक्सिलरी बर्ड होते हैं वो, मतलब इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, होमोलोगस बोला गया। वही आप देखोगे कि वेल्स, बैट, कैट, चीता, इन सब का जो फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर होता है, इनका जो काम होता है वो अलग अलग होता है कि नहीं। तो जहाँ आपको काम डिफरेंट दिखे, उनकी फंक्शन डिफरेंट दिखे, तो वो हो जाएगा होमोलोगस ऑर्गन, और जहाँ पर हम ये फंक्शन सेम दिखे वो हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन। अब आते हैं सेम एंजाइम परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसको बोल, ये भी कॉमन एंसेस्ट्री को दिखाता है। ये एक लाइन लिखा होता है एनसीईआरटी में, मैंने सोचा लिख दूँ, इंपॉर्टेंट है। तो एक एंजाइम सेम फंक्शन कर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ये कॉमन एंसेस्ट्री को बता रहा है। तो ये भी एक टाइप से एक क्या बता रहा है, इवोल्यूशन को बता रहा है। कौन सी इवोल्यूशन को बता रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। ठीक है, अब अर्ली अर्थ में क्या क्या कंडीशन थे पहले, मतलब अर्थ जब बन रहा था तब क्या क्या कंडीशन थे। हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म्ड गैलेक्सीज, हाइड्रोजन और हीलियम ने गैलेक्सीज को फॉर्म किया। फिर नो एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, मीथेन, CO2, NH3, ये सब अर्ली अर्थ के कंडीशन थे। रिलीज फ्रॉम मॉल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। तो ये सारी लाइन लिखी हुई है, कंडीशन आपको याद रखने की क्या क्या अर्ली अर्थ में कंडीशन थे। एटमॉस्फेयर नहीं था, वाटर वेपर प्रेजेंट था, और
और यहाँ एक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ कि यूनिवर्स एक्सपैंड और टेम्परेचर डिक्रीज़ करके, जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ टेम्परेचर जो था पूरा डाउन चला गया। और उसके बाद क्या, ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, ओजोन फॉर्म्ड जिससे ओजोन लेयर बना। अब ओजोन का फॉर्मेशन हुआ कैसे, अमोनिया और O2 रिएक्शन किया जिससे क्या बना, H2O एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। देन मीथेन ऑक्सीजन रिएक्शन किए जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। अब इसके बाद क्या हुआ कि O2 जो बना, ऑक्सीजन इनसे बना, वो O2 सिंगल ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्शन किया, देन ओजोन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, एक्चुअली में ये जो ब्रेक डाउन हो रहे थे H2O से O2 सिंगल ओ में, ये किसकी वजह से हो रहे थे, ये UV रेस की वजह से हो रहे थे। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशन। ये मोस्ट एक्सेप्टेड वर्जन है बायोजेनेसिस का, जो कि एनसीईआरटी में है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो स्लोली इवोल्यूशन के थ्रू ग्रो हुआ है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी में एक पार्ट दिया है कि नेचुरल सिलेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचुरल सिलेक्शन से कैसे इवोल्यूशन होता है, इसको सपोर्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसको समझने वाले। तो 1850 में क्या हुआ था कि 1850 में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 1920 तक में जो कंडीशन थे उनको बताया गया। तो 1850 में क्या क्या हुआ था वो हम देखने वाले हैं। पहले 1850 में सबसे पहले पॉल्यूशन लेस था। ठीक है, देन क्या हुआ कि लाइटर ट्री बार्क मोर ड्यू टू वाइट लिकेंस। अब क्या हुआ कि पॉल्यूशन कम था, तो जो ट्री के बार्क थे, ट्री के जो छिलके रहते हैं, बार्क रहते हैं, वो काफ़ी लाइटर थे, डार्क नहीं थे, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था। ड्यू टू वाइट लिकेन, क्योंकि उसमें वाइट लिकेन ज़्यादा प्रेजेंट रहते थे। ठीक है, अब जहाँ पर लाइकेन ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पॉल्यूशन कम होगा, जहाँ लाइकेन नहीं रहेंगे वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे क्या होता था कि ब्लैक मॉथ जो थे वो विजिबल टू प्रेडेटर। अब जो हमारा ट्री था वो काफ़ी लाइटर था, तो जो डार्क मॉथ्स हैं वो ईजिली दिख जाते थे, इसकी वजह से वो मर जाते थे, किल्ड। इसलिए वजह से लेस इन नंबर, इसलिए उनका नंबर कम था। सेम वही हम देखेंगे कि जो वाइट मॉथ थे वो हिडन रहते थे, क्योंकि उनका कलर लाइटर था ट्री का, तो वाइट मॉथ ईजिली नहीं दिख पाते थे। ठीक है, इसलिए उनका नंबर जो था वो ज़्यादा था। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट जब पॉल्यूशन नहीं था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया 1920 में, क्या हुआ कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, डार्कर बार्क मोर, मतलब जो ट्री के बार्क थे वो ज़्यादा डार्कर बच गए। अब इसमें क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये स्मोक्स एंड सूट्स और जो भी पॉल्यूशन हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, उसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, बार्क जो थे ट्री के वो डार्क हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि वाइट मॉथ विजिबल। अब जो ट्री का बार्क डार्क हो गया है तो वाइट मॉथ ईजिली दिखेगा, तो वो ईजिली मर जाएंगे। ठीक है, बट क्या हुआ, और ब्लैक मॉथ कम मरेंगे, वो तो पता है आपको। बट उसमें क्या हुआ कि सम ऑफ देम मेक कैमोफोलेज एंड हाइड देम। अब उसमें से काफ़ी जो थे वो कैमोफोलेज कर पाए और अपने आप को हाइड कर पाए, इसलिए वो सर्वाइव कर गए। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या बता रहा है कि वाइट मॉथ ने चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ खुद को चेंज किया और कैमोफ्लेज करने सीखा और खुद को बचा लिया। सो दैट ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स द इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नो वेरिएंट। अब यहाँ एक नोट याद रखना है कि एक पूछा जा सकता है एनसीईआरटी के थ्रू कि कोई भी वेरिएंट वाइप आउट हुआ था कि नहीं हुआ था। तो कोई भी वेरिएंट वाइप आउट नहीं हुआ था, मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। देखते हैं कि रेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। रेप्टिव रेडिएशन जो डार्विन फिंचेस के जो एक्सपेरिमेंट थे उससे रिलेटेड थे। तो डार्विन फिंचेस यानी स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को डार्विन फिंच बोला गया था। तो ओरिजिनल सी रेटिंग स्पीसीज़ थी। ठीक है, जो इवॉल्व किया दो टाइप ऑफ स्पीसीज़ में, दैट फर्स्ट इज इंसेक्टिवोरस एंड सेकेंड इज़ वेजिटेरियन। सो एक जो थी वो इंसेक्ट खाती थी, दूसरा जो वेजिटेरियन थी। ठीक है, किस हिसाब से वो इवॉल्व किए, उनके बीक के शेप के हिसाब से, उनका जो बीक था, चोंच थी, उसके हिसाब से वो इवॉल्व हुए। ठीक है, सो क्या हुआ कि रेडिएटिंग टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़। अब ये इंसेक्टिवोरस जो थे वो अलग जगह चले गए, वेजिटेरियन जो थे वो अलग जगह चले गए, यानी रेडिएट करके डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में। दैट वाज टर्म्ड एज एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ तो हमने एक एग्जांपल दिया कि अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल डार्विन फिंचेस में देखा जाता है। सेम एग्जांपल हम देख सकते हैं
ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोला जाता है, ठीक है। मोर देन वन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन इन एन आइसोलेटेड एरिया बट डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के जो एनिमल्स एक जगह प्रेजेंट रहते हैं और एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन जब देखा जाए तब उसको बोला गया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। ये इसको क्या टर्म किया गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नाम दिया गया, जबकि पहले वाला जो था वो अडेप्टिव रेडिएशन था। सो बहुत सारे अडेप्टिव रेडिएशन जब एक सेम प्लेस पर हो, आइसोलेटेड एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में, तो उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या कहते हैं, प्लाजेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलियन विथ मार्सुपियल्स, प्लाजेंटल वुल्फ एंड टास्मेनियन वुल्फ्स। अब मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से थे, इनका नाम दिया हुआ है, इनको याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया है। ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है ये ट्रिक है, ठीक है, ये ब्लैक में लिखा हुआ ये ट्रिक है, उसके नीचे जो वो एग्जांपल है। तो क्या लिखा हुआ, बैट कैट रैट मोल वुल्फ बंद इन ग्लाइडर विथ काला कंगारू, ठीक है। बैट से क्या हो जाएगा, वुम्बैट, कैट से टाइगर कैट, रैट से मार्सुपियल रैट, मोल से मार्सुपियल मोल, वुल्फ से टास्मानियन वुल्फ, बैंड से बैंडिकूट, एन से बैंडेड एंटीएटर नम्बैट जिनको बोला जाता है, एंड ग्लाइडर से हो जाएगा सुगर ग्लाइडर, देन काला से कोआला हो जाएगा, कंगारू कंगारू वो सेम नेम है, ठीक है। तो यहाँ मैंने जितने भी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे उनके एग्जाम्पल को याद करने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ लिखा हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में 6.7, इसमें बताया गया कि कौन से प्लाजेंटल मैमल कौन से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो देखिए मोल जो था, आपको सिर्फ मार्सुपियल इसमें लगाना है, किसी में टास्मेनियन लगाना है, किसी में कुछ और लगाना है। तो मोल में मार्सुपियल लगे, माउस में मार्सुपियल माउस, देन वुल्फ में टैस्मेनियन वुल्फ, एंड बॉब कैट में टैस्मेनियन टाइगर कैट। सिर्फ दो आपको डिफरेंट मिलेंगे यहाँ पर, फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फैलेंजर बन गया, एंड लेमर जो था वो स्पॉटेड कुसकुस बन गया, ठीक है। एंड एंटीएटर नम्बैट एंटीएटर बन गया, एंटीएटर से नम्बैट बन गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसलिए इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं बनाया मैंने, बाकी आप इसका ट्रिक तो मैंने बता ही दिया आपको। अब हम देखने वाले कि की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनिज्म ने की कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, पहला ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। ये दो की कॉन्सेप्ट डार्विनिज्म में दिए गए थे, तो आपको याद रखने हैं। अब लेमार्किज्म क्या होता है, यूज़ एंड डिसयूज़ जिराफ नेक इलोंगेशन। तो एग्जैक्टली ये बता क्या रहा है, लेमार्क ने ये बताया था कि हर एक चीज़ का जो इवोल्यूशन होता है वो यूज़ और डिसयूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिराफ, उन्होंने एग्जांपल दिया जिराफ का कि वो ज़्यादातर लंबी लंबी पेड़ में पत्ते खाने के लिए अपने नेक को उठाते थे, इसकी वजह से उनका क्या हुआ कि उनके नेक में इलोंगेशन हुआ और वो लंबे हो गए, इवॉल्व होता गया उनका गला, ठीक है। तो इस तरह से लेमार्किज्म दिया गया। इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जब हम लोग बात कर रहे हैं वाइल टेलिंग द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड, जब वर्ल्ड की स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक रिजल्ट है जब वाइल टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, जब हम वर्ल्ड की स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं तब वो एक प्रोसेस है, और जब उसके लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक रिजल्ट है, ठीक है। Population size grows exponentially if everybody reproduce maximally। जो पॉपुलेशन का साइज जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, कब, जब हर कोई मैक्सिममली रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। डार्विन asserted variations which are inheritable and which make resources utilization better for few will enable only those to reproduce to leave more progeny, ठीक है। मतलब डार्विन ने ये बताया कि वेरिएशन हेरिटेबल एंड विच मेक रिसोर्सेज, जो वेरिएशन होंगे वो हेरिटेबल होंगे और वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन में काम आएंगे, तो ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर पाएगा वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा और ज़्यादा प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर पाएगा। दैट वाज सेड बाय डार्विन। चैप्टर का मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया, इसके बाद बच जाता है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इसमें ह्यूगो डी व्राइस का एक्सपेरिमेंट है,
देन उसके बाद हार्डी विनवर्ड प्रिंसिपल है, और उसके बाद ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, इसमें कुछ चार्ट्स है और एक दो चार्ट्स है, बस इतना ही बचा। उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए, देन इसमें अगर कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होता है देन कमेंट करिए। थैंक यू।